हेलो, ओके, सॉरी, वी आर लाइव नाउ। मैं सौरभ सर एग्जामपुर एमपी चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज भी 2 बज चुके हैं, इसलिए मैं आपको गुड आफ्टरनून कहता हूं। और इससे पहले कि मैं आपको आगे क्लास की तरफ ले चलूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ नई शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा लेकर आऊंगा और उसके साथ ही एनसीएफ यानी कि न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर भी चर्चा लेकर आऊंगा। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आपको एनसीएफ 2005 की चर्चा कराने जा रहा हूं। आज की जो सेशन है उसी पर आधारित है, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े क्वेश्चंस से जुड़े सवाल बहुत ही ज्यादा अब तक देखने को मिले हैं। और आने वाला जो आपका एमपीटीट भाग 2 वर्ग 2 और सीटेट दोनों ही पेपरों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप एमपीएसआई का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी नई शिक्षा नीति 2020 बहुत ही जरूरी है। तो आप उसको लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लेना। एनसीएफ 2005 नहीं पूछेगा एसआई वगैरह में, लेकिन 2020 जरूर पूछेगा, तो आप उसको देखते उस वीडियो को देख लेना। नई शिक्षा नीति की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें मैंने दी है आपको, जो एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जितना कि सीटेट और एमपीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही बहुत ज्यादा। तो आज की जो सेशन है वो 2005 एनसीएफ की है। तो आप लोग फटाफट क्लास से लाइव हो जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन पर को लाइक कर दीजिए, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो कक्षा है, आज की जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि पेपर में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन सवाल बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं। तो इस बेस पर आपके पेपर बहुत ही सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर हैं। अगर आप जो गलती करते हो, अगर काम करोगे तभी, पहली बात तो जब तक काम करोगे तभी गलती करोगे। जो काम करता है वही गलती करता है, और गलती करके सीखता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो गलतियां आप करते हो ना, वही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है। अगर आपने अपने आप में सुधार करना है, टीचर का काम क्या होता है, शिक्षक का काम क्या होता है? आपकी कमियों को दूर करना, आपके अंदर जो कमियां उसको दूर करना, आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। और यही शिक्षक का काम है। जो आप गलतियां करते हो ना, वो भी तो आपकी एक शिक्षक है, वो भी तो आपको सिखाती है कि आप बेटा अगली बार से ये गलती मत करना, नहीं तो फिर से मैं तुम्हें असफल कर दूंगी। इसीलिए ये जो मेरे थॉट आज का लिखा हुआ है क्या, कि तुम्हारी गलतियां ही सबसे अच्छी तुम्हारी टीचर है। तो इससे बढ़िया टीचर ना मैं हूं ना कोई और है, बस एक ही है, वो आप खुद हैं, और वो आपकी होने वाली और आपके द्वारा करने वाली गलतियां हैं। तो उनसे आप सीखिए, ये नहीं कि गलतियों को चले जैसा हो, गलती हो गई ना हो गई फिर गलती करेंगे, ऐसी सोच को दरकिनार करिए और अपनी गलतियों को उससे सीखिए, अपने में आप में सुधार कीजिए और सफलता के लक्ष्य को पाइए। तो आइए हम क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एनसीएफ 2005 न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि नई पाठ्यक्रम पर देखिएगा, रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 की आज की जो क्लास है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 द्वारा सौरभ सर। तो मैं सौरभ सर आपके सामने एनसीएफ 2005 की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो जल्दी फटाफट भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी, राधे राधे, आप सभी को राधे राधे, नमस्कार है मेरा, मैं आपको कह ही चुका हूं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। आइएगा फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए हुए। देखिएगा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली कि नई शिक्षा नीति यानी कि शिक्षा नीति और ये पाठ्यक्रम जो रूपरेखा नीति है, दोनों में अंतर क्या है, तो थोड़ा सा आप जो जान लेना। शिक्षा नीति जो होता है ना, पूरी शिक्षा व्यवस्था को में बदलाव करने के लिए लाया जाता है। जो शिक्षा नीति है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि 1968 यानी 1968 के बाद 1986 और 1986 के बाद 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी। ये जो शिक्षा नीति थी या है, वो पूरे शिक्षा तंत्र में बदलाव के लिए आया है। लेकिन जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें और उसमें अंतर क्या है कि ये क्या है, पाठ्यक्रम में खाली बदलाव करता है, सिलेबस में बदलाव करता है, कंटेंट में बदलाव करता है, कौन सा विषय जोड़ा जाए, कौन सा विषय हटाया जाए, कौन से विषय में और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट किया जाए। तो ये खाली बात करता है एनसीएफ यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम रूपरेखा। तो पाठ्यक्रम में खाली बदलाव ये है, पूरे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव शिक्षा नीति है। तो दोनों में आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया। शिक्षा नीति क्या है भाई, पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या
पूरे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। और जो पाठ्यक्रम नीति है वो खाली पाठ्यक्रम में, सिलेबस में बदलाव की बात करता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 क्या कह रहा है कि 2004 में, देखिएगा, जुलाई 2004 में एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा? एनसीईआरटी, जिसकी बुक्स आप लोग पढ़ते हो, एनसीईआरटी द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम। जुलाई 2004 में, ये 2005 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2004 जुलाई में एनसीईआरटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए कदम उठाए, पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को संशोधित करने के लिए, याद रखिएगा, संशोधित करने का निर्णय शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए के सिद्धांत पर लिया गया। अब तक जो आपकी शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? बच्चों के ऊपर बोझ लगता था, शिक्षा व्यवस्था थी वो बच्चों के ऊपर बोझ जबरदस्ती, ठीक है ना। उसी चीज में बदलाव करने के लिए एनसीईआरटी ने जुलाई 2004 में बहुत बड़ा कदम उठाया कि पाठ्यक्रम में बदलाव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो इसका सिद्धांत क्या रहा, याद रखिएगा, नेशनल फ्रेमवर्क 2005। पहला प्रश्न तैयार कि कब शुरू की गई? तो जुलाई 2004 में। किसके द्वारा शुरू की? तो एनसीईआरटी, ठीक है। इसका किस सिद्धांत पर यह आधारित था? तो शिक्षा बिना बोझ, शिक्षा बिना बोझ के, याद रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसमें और क्या बात कहता है, देखिएगा। अब इसके लिए समिति की गठन की गई। इनका तो आपने फोटो तो देख ही रहे हो, इनका नाम भी आपको पता होगा। तो जुलाई 2004 में एनसीईआरटी ने जो कदम उठाया वो प्रोफेसर यशपाल जी, ये कौन है? प्रोफेसर यशपाल जी हैं, नमस्कार कर लीजिए, बहुत बड़े विद्वान है ये। तो प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में बैठक, एक राष्ट्रीय संचालन समिति और लगभग 21 अन्य राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। याद रखिएगा, कह रहा है एक राष्ट्रीय संचालन समिति प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जुलाई 2004 में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और लगभग 21 अन्य राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया, जिनका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम क्या था? पाठ्यक्रम में बदलाव, जो कि शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत पर आधारित हो। इस व्यवस्था पर इस समिति का गठन किया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 वो किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। इस समिति में कौन कौन से सदस्य लोग शामिल हुए? तो उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, जो उच्च शिक्षा संस्थान थे, कॉलेज वगैरह, महाविद्यालय वगैरह, उसके जो थे वरिष्ठ प्रतिनिधि, एनसीईआरटी के सदस्य भी थे इसमें, एनसीईआरटी के खुद के भी सदस्य थे, और सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधि, जो सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। यानी ओवरऑल सबको शामिल कर लिया गया। किसको किसको? एनसीईआरटी को, सदस्यों को, उच्च शिक्षा संस्थानों के सदस्यों को, उसके बाद से सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल यानी कि निजी स्कूल, दोनों ही तरह के स्कूलों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए इसमें शामिल कर लिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सटीक और शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत पर आधारित पाठ्यचर्या का विकास किया जा सके, उसको विकसित किया जा सके, नया फ्रेमवर्क बनाया जा सके। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये सारे सदस्य शामिल हुए, ठीक है। देखिएगा आगे, अब कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? नई जो शिक्षा नीति थी, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है। अब इस समिति का उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा कर उसमें जरूरी संशोधन करना था। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बना कि एनसीएफ 2005 किस लिए लाया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले जो एनसीएफ 2000 वाला था उसी में बदलाव करने के लिए एनसीएफ 2005 के लिए समिति गठित की गई। कब? जुलाई 2004 में। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। कौन कौन सदस्य लोग शामिल हुए? तो एनसीईआरटी के सदस्य शामिल हुए, ठीक है। उच्च संस्थानों का वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए, प्राइवेट और निजी सरकारी दोनों स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, ताकि चर्चा अच्छी हो सके, चर्चा का नतीजा अच्छा आ सके, उसका रिजल्ट अच्छा आ सके, उसका परिणाम अच्छा आ सके, और शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत पर आधारित पाठ्यचर्या के विकास की जा सके, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ एनसीएफ 2005 लाया गया है। इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं भाई? तो परिप्रेक्ष्य, किस परिप्रेक्ष्य में न्यू फ्रेमवर्क का विकास किया जाए, सीखना और ज्ञान, सीखना भी हो और ज्ञान वर्धित भी हो, पाठ्यचर्या के क्षेत्र कौन कौन से हो, विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा हो,
और व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स थी एनसीएफ 2005, ताकि ये शिक्षा बिना बोझ का निर्माण कर सके। और उसके लिए इन्होंने 5 चीजों पर ध्यान दिया। क्या क्या चीजों पर? कि उसका परिप्रेक्ष्य क्या हो, ठीक है ना, उससे क्या सीखा और क्या ज्ञान मिलता हो। पाठ्यचर्या, जो पाठ्यक्रम तैयार करें उसका कौन कौन से क्षेत्र से हम उसको शामिल करें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, सब चीजों को ध्यान में रखा गया। विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा बनाया जाए ताकि बच्चों को ज्ञान और सीखने की उनमें कला की स्थापना हो सके। व्यवस्थागत सुधार, व्यवस्थागत सुधार का मतलब क्या? स्कूल कैसा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, बिजली, उसके बाद से उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, उसमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं लोग, प्रॉपर एलिजिबल टीचर्स हैं कि नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं कि नहीं है, गुणवत्तापूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है कि नहीं दिया। तो इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिनका काम क्या था? जो इससे पहले जो शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम व्यवस्था था 2000 वाला, उसमें संशोधन करके 2005 को लागू कराना था। उसके लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम विकास करना था। इसका उद्देश्य मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही था कि 2000 में संशोधन कर एनसीएफ 2000 में संशोधन कर एनसीएफ 2005 का निर्माण करना। आइएगा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अब कह रहा है कि चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, यानी कि 4th राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा कहते हैं, यानी कि इससे पहले 3 एनसीएफ ऑलरेडी भारत में बदलाव किए जा चुके थे, यानी कि लाए जा चुके थे। यानी कि ये जो छात्र एनसीएफ 2005, ये चौथा था। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 चौथा पाठ्यक्रम बदलाव था, ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो इससे पहले कौन कौन से साल में हुआ था? तो सबसे पहले आया था एनसीएफ 1975 में, उसके बाद आया था 88 में, देन आया था 2000 में और फिर 2005 में, चौथा। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 को हम चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीएफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले 3 और एनसीएफ का निर्माण किया जा चुका था। एनसीएफ 1975 में, फिर 88 में, यानी कि 13 साल बाद, और फिर 12 साल बाद 2000 में, और फिर ठीक 5 साल बाद 2005 में भी नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा, अब तक 4 बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखिएगा, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, कि एनसीएफ 2005 को और किस नाम जाना जाता है? तो याद रखिए, चतुर्थ एनसीएफ के नाम से। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 और आ चुके थे। कौन कौन सा? 75, 88 और 2000। उसके बाद 2005 वाला यही था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। कह रहा है पाठ्यचर्या क्या होता है? पाठ्यचर्या होता क्या है? तो पाठ्यचर्या जो शब्द है, किसी विद्यालय या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और शैक्षणिक सामग्री को संदर्भित करता है। जो आपका पाठ्यचर्या है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि करिकुलम किसे कहते हैं, पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, तो जो आपकी किताबों में पाठ होते हैं ना, लेसन्स होती हैं ना, अध्याय होते हैं ना, उसी को, और जो पढ़ाने वाली जो सामग्री होती है, ठीक है ना, चौक, डस्टर, बुक्स, कॉपीज, डायरीज, जो भी है, ये बच्चे जो स्कूल अपने बैग में भर कर ले जाते हैं ना, उसी में बदलाव करने के लिए ये एनसीएफ 2005 को लाया गया। आपकी स्क्रीन पर क्लियर चीजें दिख रही होंगी कि पाठ्यचर्या का मतलब ही होता है किसी विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो लेसन्स होती हैं, जो अध्याय होती हैं, उसी में बदलाव करने के लिए एनसीएफ यानी कि पाठ्यचर्या उस जो होता है ना, उसी को पाठ्यचर्या करते हैं, और उसी में बदलाव करने के लिए एनसीएफ की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, एनसीएफ का गठन पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए ही किया जाता है। एनसीएफ का गठन जो होता है, जो ये एनसीएफ में पढ़ा रहा हूं 2005, इसका गठन होता ही है किस लिए? पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए, लेसन्स में बदलाव होने के लिए, कंटेंट में बदलाव होने के लिए, अध्यायों में बदलाव होने के लिए, या उसमें अपडेट कोई नई चीज जोड़ने के लिए। ठीक है ना। जबकि शिक्षा जो नीति है वो पूर्णतः देश के शिक्षा तंत्र को बदलने के लिए होता है। अभी मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही मैंने डिस्कशन किया कि जो एनसीएफ है वो खाली पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए गठन किया जाता है, जबकि शिक्षा नीति के लिए जो समिति होती है वो पूरे शिक्षा तंत्र, शिक्षा व्यवस्था को, देश के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए लाया जाता है। ठीक है ना। पहली बार शिक्षा नीति आपको पता है 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है।
ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नई शिक्षा नीति जो कि मैंने कल बता दिया था कि 1968, 86 और 2020 में आया था। एनसीएफ 1975, 88, 2000 और 2005 में लाया गया था। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आई होप किसी चीज को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूलिंग पाठ्यक्रम, देख लो बुक खोला हुआ है और बुक खोल के पाठ्य देखता है कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पेपर में आने वाला है। तो उन्हीं सिलेबस में बदलाव करने के लिए एनसीएफ का गठन किया जाता है। आगे आइएगा, एक ही जगह पर कुछ तथ्य, एक ही जगह पर कुछ तथ्य देखिएगा, ठीक है। एक ही जगह पर कुछ तथ्य देख लीजिएगा। कह रहा है नाम एनसीएफ के बारे में, ये एनसीएफ 2005 के बारे में कही जा रही है बात। तो एनसीएफ 2005 में एक ही जगह कुछ तथ्य देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 इसका नाम है। अन्य नाम क्या है, तो चतुर्थ यानी कि फोर्थ एनसीएफ, क्या बोलेंगे इसे, फोर्थ एनसीएफ। इसका अन्य नाम क्या है भाई, फोर्थ एनसीएफ। इसका नाम क्या है, तो आपने देख लिया एनसीएफ 2005, ठीक है। इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुके थे, कब कब, 1975 में, 1988 में, 2000 में और फिर लास्ट कौन सा आया, 2005 में। और ये कौन सा है, चौथा, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, फोर्थ एनसीएफ, ठीक है ना। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 2005 में अध्यक्ष कौन थे पांचवे के, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। फोटो तो मैंने दिखाया ही था, आपने पहचान ही लिए होंगे। प्रकाशक कौन था, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी। इसको प्रकाशित किसने किया, एनसीईआरटी ने, ठीक है। संबंधित मंत्रालय यानी इसका नोडल एजेंसी यानी कि किसकी देखरेख में हुआ, तो शिक्षा मंत्रालय, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार हो चुका है शिक्षा मंत्रालय। खैर ये 2005 की बात थी, तो उस समय इसको कहा जाता था एमएचआरडी। किस नाम से, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय था। ये भले ही 2020 में शिक्षा मंत्रालय के नाम से बदल गया। तो इस बात का भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में अगर आएगा कि शिक्षा मंत्रालय का पहले पुराना नाम क्या था या इससे पहले इसका नाम क्या था, ठीक है। तो आंसर क्या लिखिएगा, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में क्वेश्चन है, सवाल है, इसका आप लोगों ने आंसर नहीं छोड़ना है। आगे आइएगा, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में की गई व्यापक उद्देश्यों को चिन्हित करती है। इसके उद्देश्य देखिएगा, उद्देश्य है जिसमें क्या 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 बात कही गई है भाई, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। विचार और कर्म की स्वतंत्रता समझ रहे हो ना, आपने आर्टिकल में भी पढ़ा हुआ है, विचार, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ये आपको स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, संविधान में क्लियर मेंशन किया गया है। तो एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं उससे बच्चों में विचार और किसकी, कर्म की स्वतंत्रता आए, ताकि उनका विकास, उनके अंदर तार्किकता का विकास हो सके, बजाय कि रट्टू तोता के। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो सके बजाय की अयोग्यता के, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम को विकसित करने के समय, ठीक है। उसके बाद दूसरों की भलाई, वेल बीइंग ऑफ अदर्स, ऐसी पाठ्यक्रम बनाइए, ऐसे उसमें सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करिए, ऐसे विषयों को उसमें डालिए, इसमें अध्यायों को डालिए, ऐसे लोगों के बारे में बताइए, ऐसे महान विभूति के बारे में बताइए, ऐसे महान हस्तियों के बारे में बताइए, जिससे बच्चा सीख करके उसके अंदर दूसरों की भलाई का क्या हो सके, ज्ञान, मूल्य विकसित हो सके। इस चीज का भी बहुत ज्यादा उसमें ध्यान रखा गया। और दूसरा क्या, कि संवेदनशीलता का विकास हो सके, ठीक है ना। आज के आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे हत्याओं या बहुत सारे ब्रूचुअल क्राइम्स के मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्रूर आपने अपराध देखे होंगे, जिसमें कि छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। आजकल की बहुत सारे, अभी आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी, फॉरेंसिक मूवी आई थी, ठीक है ना। तो फॉरेंसिक मूवी में एक क्लियर मेंशन किया गया, उसमें छोटे बच्चों को एक साइको के रूप में दिखाया गया, जो सीरियल किलर भी बनते हुए उनको दिया गया है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो संवेदनशीलता है वो विकसित नहीं हो पाई। और उसका कारण कोई भी रहा हो, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें देखने को मिली है कि छोटे छोटे बच्चे भी साइको यानी कि सीरियल किलर के रूप में पूरे विश्व में देखे गए हैं, और उनको जेल में डाला गया है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों
कि विकास बच्चों में ना हो, ठीक है, उन्हें उनके अंदर गलत लत ना विकसित हो, उनमें कोई बुरी आदत ना विकसित हो, इसके लिए इस चीज का भी इस पाठ्यक्रम को बनाते समय भी ध्यान रखा गया। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, संवेदनशीलता, चाहे वो लड़कियों के प्रति हो चाहे वो समाज के प्रति हो। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया ताकि बच्चों में ये एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का विकास भी हो सके, दूसरे की भलाई के लिए विकास हो सके। तो इसलिए भी एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रमों को बदलाव करते टाइम ये चीज ध्यान में रखी गई, ये मूल्य ध्यान में रखे गए। परिस्थितियों का शालीनता और रचनात्मक तरीके से सामना करना, कोई भी परिस्थिति हो। पहले बच्चा, आपको पता है ना, पेपर आता है तो बच्चे डर जाते हैं। पेपर जब आता है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि भाई अब क्या, कैसे पास होंगे, समाज क्या क्या, सोसाइटी क्या कहेगी, हमें ताना देगी, टॉन्ट मारेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, सुसाइड बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना, घर से भाग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कहा गया भाई कोई भी परिस्थिति हो, बच्चों को शालीनता, शांति तरीके से और रचनात्मक तरीके से उसका सामना करने का भी अपने अंदर ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास किया जाए, ऐसे विषयों का विकास किया जाए, ऐसे चीजों को सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए ताकि बच्चों के अंदर इन चीजों का भी विकास हो सके। आपने सोचा होगा ना, आपने सुना होगा कि एक कबूतर होता है और एक शिकारी होते हैं, ठीक है ना, कबूतर होते हैं और कबूतर शिकारी की कहानी सुनी है ना आपने, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, कि कबूतर का जो राजा होता है वो बोलता है नहीं उसमें फंसना मत, ठीक है, बार बार कबूतर कहता है। लेकिन कबूतरों ने क्या किया, जब शिकारी आया, दाना भी डाला, कबूतर भी गए, दाना चुगा, लेकिन कबूतर उसमें फंस गए। तो उसमें कबूतर, उसने बात अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात नहीं माना, लेकिन फिर भी अगर वो फंस गए तो उन्होंने कहा फंस गए तो समाधान क्या है, तो एक काम करो, उसने समझाया कि जब फंसी गए हो तो तुम एक साथ इसको लेके उड़ जाओ, ताकि और कहीं दूर जाकर धीरे धीरे क्या करना, इसको कुतर के खत्म करना, हटा देना, तुम निकल जाओगे, ताकि कम से कम शिकारी के पहुंच से दूर तो हो जाओगे। तो उन्होंने एक साथ उड़ान भरी और पूरा का पूरा जाल के साथ वो उड़ गए। इससे क्या सीख मिलता है कि कहीं ना कहीं एकता में बल होता है। तो एकता में बल होता है, आप बाद में बच्चों को बताओगे ना, खाली कहानी सुना के छोड़ोगे नहीं। तो इससे क्या हुआ कि पाठ्यक्रम इस तरीके से उस सब्जेक्ट को बताया गया बच्चों को, ताकि उनके अंदर एकता की भावना आ सके कि हम लोग भी अगर एकता से रहेंगे, आपसी एक प्रेम भावना से रहेंगे, तो हम लोग भी क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। कोई भी कमजोर और कोई भी ज्यादा इंटेलिजेंट या प्रबुद्ध नहीं होगा, ठीक है ना, सब लोग प्रबुद्ध होंगे। इस ध्यान से उनको क्या करना पड़ेगा, अपने चीजों को विकसित करनी पड़ेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति बढ़ाना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब क्या, सबको समान नजर से देखना, सबको स्वतंत्रता देना, ठीक है ना, सबको अधिकार दे देना, ये सारी जो समानता की बातें होती है, सबको धर्मनिरपेक्ष बना देना, ठीक है ना, किसी के अंदर कट्टरता का भावना ना आना, न्याय की बात करना, ये सब लोकतंत्र की मूल्य हैं। और ऐसे विचारों का भी विकास होना बहुत ही जरूरी है, किसके अंदर, बच्चों के अंदर। तो इस तरीके से भी इस पाठ्यक्रम को क्या किया गया, बदलाव किया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। तो अपने आप में इसके जो उद्देश्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप भी कल को शिक्षक बनोगे, देखना आप भी कल को शिक्षक बनोगे भाई, और शिक्षक बनोगे तो बच्चों को यही सब चीजें तो पढ़ाओगे। अगर ये सब की जानकारी आपको नहीं होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे, आप बच्चों को किस उद्देश्य से पढ़ाओगे, खाली सब्जेक्ट खत्म करने जाओगे क्या, कि भाई सब्जेक्ट खत्म, सिलेबस खत्म, भागो घर, है इस तरीके से पढ़ाओगे क्या। आपकी जो सोच होनी चाहिए, सिलेबस को खत्म करना नहीं, कंटेंट को पढ़ा के निकल जाना नहीं, छुट्टी कर लेना नहीं। हमारा जो, हम शिक्षक हैं, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो कमियां हैं, बच्चों के अंदर जो जिन चीजों की विकास होनी चाहिए, उन चीजों का विकास करना, ताकि वे एक समाज के लिए सभ्य पुरुष और महिला का बन सके और हमारे देश का रचनात्मक विकास हो सके। इस तरीके से आपका पढ़ाने का लक्ष्य ये होना चाहिए। मेरा समझाना क्या है, समझा क्यों रहा हूं, अरे मैं चाहता तो एक एक लाइन पढ़ के छोड़ देता, लेकिन समझा क्यों रहा हूं, ताकि आपको एक एक बात चीज समझ में ना समझ में आए तो पूछो। पूछने पर क्या होता है कि आपके अंदर तार्किकता का विकास होगा। जितना तार्किक आप बनोगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट, विचार क्लियर होगा, स्पष्ट रहेगा, ताकि आप कल को किसी को भी समझाओगे तो आपके आंसर में उतनी शालीनता होगी कि आपके उस आंसर से कोई और क्वेश्चन तैयार ही नहीं होगा। तो सोचो ना, आपका जो नेम और फेम है कितना ऊपर जाएगा, लोग आपको कितना सुस्पष्ट मानेंगे, कितना क्लियर मानेंगे कि आप समझाते कितना बढ़िया हो, ठीक है ना। तो खैर, यही विचार होने चाहिए किसके, एनसीएफ 2005 के विचार रखे गए कि ऐसे ही विचार के साथ पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए। देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम।
देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय रूपरेखा के सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल क्या थे। ठीक है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, ज्ञान को खाली किताबों तक सीमित मत रखो, उसको स्कूल के बाहर तक भी जोड़ो। ठीक है ना, जो किताबों में सीखते हो उसको समाज में जाकर लागू करो। लेकिन हम तो क्या, समाज में जो सीखते हैं वही स्कूल में आकर लागू कर देते हैं। समाज से हमने गाली सीखा और स्कूल में आकर हम बच्चे को, कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से जिलस करते हैं। आखिर ये सब चीजें सीख कहां रहा है? तो हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चे नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जो पूरा समाज सिखा रहा है वो बच्चे सीख ले रहे हैं। किस किताब में गाली लिखी गई है बता दो जरा। लेकिन बच्चों को, हर एक बच्चे को बड़ी अच्छे से गाली आती है यार। है, मैंने पूछा है कि स्कूल में कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको गाली आती है? सबने ये धड़ल्ले से हाथ खड़ा किया और कहा क्या कि सर हमें तो हम पूरी बुक लिख देंगे, इतनी गाली याद आती है। लेकिन मैंने बोला देते भी हो तो सर बाहर देते हैं, स्कूल में नहीं देते हैं। मैंने बताओ यार, आप बताइए। तो भाई जो किताब, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनके अंदर, भाई किसी को रोक तो नहीं सकते, सबके अपने अपने स्वतंत्र विकास हैं, विकास होंगे उनके भी, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे जो ज्ञान घर के, वो स्कूल के अंदर सीख रहे हो, वो बाहर जाके सीखे, बाहर की चीजों को अंदर ना लेके आए, गलत चीजों को अच्छी चीजों को लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो भाई स्कूल के ज्ञान के स्कूल को बाहर से जोड़ना। अब भाई ज्ञान जो सीख रहे हो उसको स्कूल के बाहर भी सीखो, घर के बाहर भी सीखो, स्कूल के बाहर सीखो। रटने की प्रवृत्ति को मुक्त करना, रटना नहीं है सीखना, रचनात्मक, यानी कि आपको समझना है, रटने पर ध्यान नहीं, समझने पर ध्यान देना चाहिए। ये भी इसके सिद्धांत है। पाठ्यचर्या का इस प्रकार से प्रमोट करना कि वो केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो रह जाए, बल्कि वो बच्चों के बहुआयामी विकास। बहुआयामी विकास का मतलब क्या होता है भाई? बहुआयामी का मतलब क्या? राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना, आर्थिक, हर तरीके से ये पाठ्यक्रम क्या करे, उसका विकास कर सके, ताकि हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे पे गौरवान्वित फील महसूस कर सके। ठीक है ना, गौरवान्वित हो सके वो। तो इनका बहुआयामी विकास हो, इस तरीके से पाठ्यचर्या का विकास होना चाहिए। परीक्षाओं का अपेक्षाकृत लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षाओं को कठोर नहीं बनाना है, लचीला बनाना है, ताकि बच्चे उसका बोझ अपने सर पर लेकर के फ्रस्ट्रेट ना हो, इरिटेट ना हो, उनके अंदर डर ना पैदा हो। एग्जाम की फोबिया ना हो। बस समझ में आ रही है ना? तो इस चीज का भी बड़े ध्यान रखा गया, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है इस एनसीएफ 2005 के सिद्धांत का। ऐसे विचारों का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो और बच्चों को राजनीति के प्रति, देश के प्रति, देश प्रेम की भावना, ठीक है ना, कि का उन्मुक्त उनके अंदर हो जाग सके। ऐसे भी बच्चों को क्या करना है, समझाना है। बच्चों को पढ़ाने का टारगेट शिक्षक का यही होना चाहिए, ताकि उनके अंदर गणतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अपने देश के प्रेम के बारे में उनके अंदर क्या हो, एक भावना जागृत हो सके। इस तरीके से इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो एनसीएफ 2005 कथन के आधार पर प्रश्न आएगा कि एनसीएफ के सिद्धांत हैं, तो इन 5-6 जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं में से कोई एक आएगा, टिक कर देना है, गलत मत करके आना। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के सुझाव, इसके सुझाव या सिफारिशें क्या क्या थी आपको मैं बता दूं। इसके सुझाव क्या दिए प्रोफेसर यशपाल ने, सारी चर्चाएं करके लोगों से, जो भी उस पर प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जो भी सदस्य शामिल हुए थे, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, उसका सुझाव क्या क्या था। तो विषयों की सीमाओं को हटाया जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिल सके और चीजों को समझने में खुशी और आनंद का अनुभव हो सके, जबरदस्ती वाली बात ना हो। विषयों की सीमाओं को क्या मतलब होता है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू कर दिया गया। भाई विषयों को स्वतंत्र कर दिया गया कि जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद आता है, जो विषय पसंद आता है, वो विषय उसे चुनने का अधिकार है। खाली साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और अदर स्ट्रीम पर डिपेंड ना हो, निर्भर ना हो। तो इसी यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखने को मिलता है। ये प्रोफेसर यशपाल ने 2005 के एनसीएफ में ही कह दी थी बात। त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाए, जिसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषाओं और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति देने पर जोर हो। तो बताइए, ये दोनों बातें, त्रिभाषा फॉर्मूला और दूसरी चीज क्या कि विषयों की सीमाओं, दोनों को हटा दिया जाए। ये सिफारिश 2005 में ही प्रोफेसर यशपाल ने कर दी थी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू कर दिया गया है। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और उसको लागू भी किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात एनसीएफ 2020 में प्रोफेसर यशपाल ने अपने सुझाव में कहा था, जो कि अब जाके लागू किया गया है। ठीक है ना, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दो इसके मेन सिफारिश थे, जो नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे आइएगा।
उसके अलावा बच्चों को बहुभाषिक कौशल विकसित हो। देखो ना, बहुभाषिक कौशल, बहुभाषिक त्रिभाषा फॉर्मूला मिला लिया गया, यानी 2 प्राचीन भाषा और एक विदेशी भाषा नई शिक्षा नीति में। अब इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर बहुभाषी ही तो बनेंगे, मल्टीलिंगुअल ही तो बनेंगे। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया जाए, और ऑब्वियसली बात है अंग्रेजी भाषा को भी उसमें शामिल कर देनी चाहिए, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षाओं को पूरे दौर में पढ़ने पर जोर दिया चाहिए, पूरे दौर में, ठीक है ना, जिससे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों की चिंतन, तर्क शक्ति, चिंतन, ठीक है ना, उसके बाद संकल्पना, समस्याओं का सूत्रबद्ध करके उन्हें सुलझाने की योग्यता समृद्ध हो। तो इस तरीके से बच्चों का बहुभाषी बने, बहुआयामी विकास हो, उनके अंदर तार्किकता का विकास हो, रचनात्मकता का विकास हो, कला का विकास हो, ताकि आने वाले समय में वो योग्य बन सके, उन्हें नौकरी मिल सके और वो नौकरी दे भी सके, और इसके साथ साथ वो आत्मनिर्भर बने, आविष्कारक बने। ऐसी सोच के साथ प्रोफेसर यशपाल ने अपनी सिफारिश किससे करी, सरकार से करी, ताकि वो आने वाले समय में जो पाठ्यक्रम का विकास होगा उसमें वो डाले, या जो नई शिक्षा नीति होगी उसमें वो उसको शामिल करे, ताकि बच्चों का और देश का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी विचार को प्रोफेसर यशपाल ने अपने सुझाव में एनसीएफ 2005 में ही दे दिया था। इसके अलावा पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्रियों की बहुलता को प्रेरित करना जिससे स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक कौशल शामिल हो। जो हमारे पारंपरिक कौशल हैं, आपने पता है ना कि जो आपने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स देखे होंगे हमारे भारत में, ऐसे आर्टिशियंस थे, ऐसे कलाबाज थे जो कि इतने अच्छे सुंदर कलाओं का प्रदर्शन करा है, जिसका हम धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए हमारे देश से। लेकिन उन चीजों को खोज करके उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके, ताकि हमारी परंपरा भी और ज्यादा समृद्ध हो सके। ये भी सिफारिश किसने करी, प्रोफेसर यशपाल ने कर दी थी। स्कूली माहौल, वातावरण ऐसा बनाओ जिससे कि क्या हो, उनके अंदर सामुदायिक प्रवेश के मध्य जीवंत संबंध बनाया जा सके। जीवंत संबंध का मतलब क्या, कि जो पढ़ाओ वो समाज में जाके लागू हो सके। इसी को जीवंत क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। किसका, समाज और स्कूल के बीच में, समाज और विद्यालय के बीच में, समाज और पाठ्यक्रम के बीच में। और जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का लागू समाज में भी दिखना, उस प्रदर्शन समाज में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि समाज गलत है, समाज में अगर कुछ गलत चीजें देखने को मिल रही तो स्कूल में भी देखने को मिले। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्कूल में जो सीख रहे हैं बच्चों से समाज में जाकर लागू करें, ताकि हमारा समाज का निर्माण इसी पाठ्यक्रम के अनुसार हो सके, जैसा कि हमारा लक्ष्य रहा है। हम धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा, प्रत्येक स्तर पर विषय के रूप में विभिन्न कौशलों, कलाओं, जैसे गायन, नृत्य, दृश्य कलाएं और नाटक, मतलब कि बच्चों को यह भी खाली पढ़ाओ मत, उनके अंदर नाट्य कला की भी विकास हो सके, गायन का भी, यानी कि सिंगर का भी विकास हो सके, उसके बाद डांसर। तो इस तरीके से डांसिंग कला, सिंगिंग, ठीक है ना, और भी जितनी भी एक्टिविटीज है उनके अंदर ये विकास। इससे क्या होता है पता है क्या, जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर कोई कहता है डांस करना, अरे यार डांस नहीं आता भाई, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है कि कोई गाना करने को तो गाना भी नहीं गा पाते, ठीक है ना। तो यार ऐसी कला खाली हम पढ़ना जानते हैं और पढ़ाना जानते हैं, तो यार मेरे अंदर ना वो आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों के अंदर डांस की कला विकसित कर सकते हो तो डांस की कला विकसित करो, गायन की कला विकसित कर सकते हो तो गायन की कला विकसित करो, नाटक करने की विकसित कला कर सकते हो तो विकसित करो। ये जितना जरूरी है आपके लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए, उतना ही जरूरी हमारे देश और समाज के लिए भी है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि डांस, गाना, सब चीजें सीखी जाए, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखिएगा ऐसी इससे क्या होगा कि इससे आपका बहुआयामी विकास हो सकता है यार, बहुआयामी विकास हो सकता है। आने वाले भविष्य में खाली आप आईएएस, डॉक्टर ही नहीं, अरे यार डांसर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, नेम फेम कमाओ, एक्टर बन जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी अपना करियर को बनाओ, एक चीज पे डिपेंड मत रहो, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपरेखा की विशेषताएं। इसमें क्या क्या विशेषताएं भाई, यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 1988 में संशोधन करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तर्क प्रदान करता है। देखिएगा 75, 88, 2000, तो भाई खाली 2000 में ही संशोधन नहीं, इससे पहले जितने भी 75, 88 और 2000 या 2005, 2000 इन तीनों में बदलाव करके 2005 को स्थापित किया जाए, उसमें तीनों में बदलाव करके यह शिक्षा के मूल लक्ष्य को व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है, ठीक है ना। खाली नैरो माइंडेड तक नहीं, व्यापक 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 का मतलब क्या होता है, बहुआयामी विकास, ठीक है ना। देश और समाज दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सके। शिक्षा समाज की मौजूदा महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों के साथ मानवीय आदर्शों पर भी प्रतिबिंबित हो सके, मानवीय आदर्श का भी निर्माण हो सके। यह भी एक विशेषता है किसकी, एनसीएफ 2005 की। भारतीय शिक्षा को तनाव से अलग करती है, प्रगतिशील मूल्यांकन, यानी कि देखना
अब तक जो हमारी व्यवस्था थी वो बच्चों को मानसिक रूप से तनावग्रसित कर देती थी, लेकिन एनसीएफ 2005 में क्या किया गया, स्वतंत्र छोड़ दिया गया। कोशिश की गई स्वतंत्रता दी जाए विचारों की, तर्कों की, विषयों की, ताकि बच्चों का वो बहुआयामी और स्वतंत्र विकास हो सके, आनंद मिल सके, खुशी मिल सके अपने पढ़ाई से, बाकी बजाय कि उसे तनाव मिलने के। अब इस चीज पर भी क्या करता है ये एनसीएफ 2005, उससे अलग करता है, ठीक है ना, ताकि बच्चों को तनावग्रस्त ना हो बल्कि उन्हें खुशी और आनंद मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन, और शिक्षा के क्षेत्र में खाली शिक्षा के लोग ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो एनजीओज हैं, लोगों में व्याप्त जो और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो अलग अलग तरीके से, कोई नाटक कराता है, कोई डांस कराता है, कोई डेंटल प्रोग्राम चलाता है, कोई नाटक प्रोग्राम चलाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो स्कूलों में जाए और बच्चों को खुशी और आनंद प्राप्त करने के इंटरटेनमेंट करें। तो इस तरीके से भी उनको शामिल किया गया स्कूली शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता रही है राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के, एनसीएफ 2005 के, ठीक है। आगे आते हैं, देखिएगा। तो इस तरीके से हमारी जो आपने आज की सेशन में यह देखा कि एनसीएफ 2005 कितना महत्वपूर्ण रहा है, और एनसीएफ 2005 की बहुत सारी बातें नई शिक्षा नीति 2020 में देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में यह दिखाता है कि हम बदलाव को स्वीकार करते हैं, हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, और समाज के सभ्य विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रोफेसर यशपाल, चाहे के कस्तूरीरंगन के जो अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 लागू की गई थी, उनके जो सिफारिशें थी उसको हमने अब लागू किया है और समाज को एक सभ्य विकास, एक विकसित मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है, जिसमें समानता की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई है, इंटर्नशिप की बात की गई है, विषयों की स्वतंत्रता की बात की गई है। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को भी लागू किया गया है, ताकि पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात इन दोनों चीजों में देखने को मिलती है। और इससे हम आने वाले भविष्य में 10-20 सालों में देखने को जरूर मिलेगा कि हमारे समाज में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों ही कक्षाएं बहुत ही मजेदार लगी होंगी, बहुत ही जानकारियां मिली होंगी, और ये सभी जानकारियां आपको पेपर में भी बहुत काम आएंगी, ताकि आपकी सफलता को और ज्यादा पंख मिल सके, सुरक्षित हो सके, अपने एक पद कह रहा हूं, एक पद पोस्ट क्या कर सके, एक सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ ही आज का सेशन मैं सौरभ सर यहीं पे समाप्त करता हूं। मेरे साथ सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, खैर ये सब चीजें बातें तो आपकी अपनी तरफ से है, लेकिन फिर भी मैं कल फिर आपके साथ 2 बजे से हूँगा, ठीक है, नई टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो अपना कॉपी और पेन तैयार करके रखिएगा। एमपी एग्जामपुर चैनल पर ठीक 2 बजे सामाजिक अध्ययन पूरे 60 अंक के साथ आपको कल मिलूंगा ठीक 2 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।